दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका पहला चैप्टर होता है वो आपका चल रहा था, जो कि आपका हो जाता है जीवों में जनन। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 तक देख लिया था और आज लेक्चर नंबर 5 तक देख लिया था और आज आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप का जो प्राइस है मात्र 100 रुपये है, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप लोग मान लीजिए क्लास 12 बायोलॉजी के लिए आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा क्लास 12 बायोलॉजी जो आपका होता है, उसमें जितने भी आपके चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर्स का हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का PDF भी देखने को मिलेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज मात्र 100 रुपये है। और उसमें आपको मिल जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स का नोट्स और प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर निकालने में कोई भी समस्या होती है तो आप लोग यहाँ पर नंबर देख सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको भी चाहिए वही लोग मैसेज करें, यानी कि जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वही लोग मैसेज करें, सभी लोग मैसेज ना करें, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि सभी लोगों को रिप्लाई किया जा सके। तो इसीलिए जिसको भी चाहिए वही लोग मैसेज करें। और ये आपका बिल्कुल फ्री नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये आपका फ्री नहीं है, इसका चार्ज 100 रुपये है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। एक सब्जेक्ट का चार्ज कितना है? 100 रुपये। ठीक है, तो जिसको चाहिए वही लोग ले सकते हैं और जिसको नहीं चाहिए वो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख करके खुद से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की ओर ध्यान देते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी में जो हमारा पहला चैप्टर था जीवों में जनन, वो चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज का ये वीडियो आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 5 में लैंगिक जनन के बारे में, कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लैंगिक जनन होता है वो उसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक जनक चाहे तो नए संतान को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जो आपका लैंगिक जनन होता है उसमें एक जनक नए संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है। उसे उत्पन्न करने के लिए, यानी कि नए संतान को उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के रूप में नर और मादा दो कैसे हैं? विपरीत जनक हैं, जिनकी सहायता से हम लोग नए संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में लैंगिक जनन की परिभाषा को देखा था और उसके बाद में फिर एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है आपका, कि जो आपका होता है जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो जीवन चक्र की जो अवस्थाएं थी उसे भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जीवन चक्र की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो मैंने आपको वहाँ पर बता दी थी। अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैंगिक के बारे में, लैंगिकता के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे पादपों में लैंगिकता के बारे में, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे जंतुओं में लैंगिकता के बारे में। यानी कि लैंगिक जनन पादपों में भी होता है और कह सकते हैं जंतुओं में भी होता है। पादपों में कुछ हायर जो प्लांट होते हैं उसमें ही लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, और जंतुओं में तो लैंगिक जनन पाया ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पादपों में लैंगिकता की। तो इसमें आपके दो प्रकार के पादप पाए जाते हैं। सबसे पहला जो आपका नाम होता है वो आपका हो जाता है उभय लिंगाश्रयी, और दूसरे नंबर पे आप लोग बता सकते हो एक लिंगाश्रयी। अब ये उभय लिंगाश्रयी क्या होता है और एक लिंगाश्रयी क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसी परिभाषा को पढ़ो, उसके बाद में फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब नर और मादा जननांग एक ही पादप में पाए जाते हैं तो यह अवस्था जो होती है वो द्विलिंगी अवस्था कहलाती है। उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हो लौकी, खीरा आदि क्या है? द्विलिंगी पादप हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। याद क्या रखना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब एक ही पादप में नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं तो वह अवस्था जो होती है वो द्विलिंगी अवस्था कहलाती है, और यही आपका उभय लिंगाश्रयी कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप लोग लौकी और खीरा आदि को देख सकते हो। वहीं पर यदि हम लोग एक लिंगाश्रयी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब नर और मादा जननांग दो अलग अलग पादपों में पाया जाए, यानी कि नर जननांग जो होगा वो अलग पादप में पाया जाएगा और मादा जननांग जो होगा वो अलग पादप में पाया जाएगा,
तो वो आपका एक लिंगाश्रयी कहलाता है। और जब आपका नर और माँ जनांग एक ही पादप पे पाया जाता है तो आपका उभय लिंगाश्रयी या कह सकते हैं द्विलिंगी कहलाता है। ठीक है, ये आपका कैसा होता है, एक लिंगाश्रयी होता है, जिसमें क्या होता है नर और माँ जनांग दोनों अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग बता सकते हो पपीता और भांग में क्या होता है कि जो नर और माँ जनांग होते हैं वो अलग अलग पादप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पादपों में लैंगिकता देखा है, जिसमें आपको मैंने दो प्रकार बताए हैं। एक होता है आपका उभय लिंगाश्रयी जिसमें नर और माँ जनांग एक ही पादप में पाए जाते हैं, और एक आपका होता है एक लिंगाश्रयी जिसमें नर और माँ जनांग दोनों अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं। उभय लिंगाश्रयी का आपका उदाहरण हो जाता है लौकी, खीरा आदि, और एक लिंगाश्रयी का आपका उदाहरण हो जाता है पपीता, भांग आदि। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पुष्पीय पादपों में जनांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें क्या होता है लैंगिक जन पाया जाता है। तो पुष्पीय पादपों में जनांगों के आधार पर जो पुष्प होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एक लिंगी पुष्प और एक आपका होता है उभय लिंगी पुष्प। अब ये एक लिंगी पुष्प क्या होता है और उभय लिंगी पुष्प क्या होता है ये उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे एक लिंगी पुष्प के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक ही जनन अंग पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है पुंकेसर क्या होता है नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर क्या होता है आपका मादा जनन अंग होता है। यानी कि दोनों कैसे होते हैं विपरीत होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ये पुंकेसर होता है नर के लिए होता है, नर भाग होता है पुष्प का, और ये आपका जो स्त्री केसर होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है। यानी कि इसमें क्या होता है मादा युग्मक का निर्माण होता है और उसमें आपका नर युग्मक का निर्माण होता है। तो जब पुष्प में पुंकेसर या फिर स्त्री केसर में से कोई एक ही जनन अंग पाया जाता है, यानी कि या तो पुंकेसर पाया जाएगा या तो स्त्री केसर पाया जाएगा, तो ऐसी अवस्था में जो आपका पुष्प होगा कैसा कहलाएगा आपका, वो आपका एक लिंगी पुष्प कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक ही लिंग उपस्थित होगा, या तो पुंकेसर उपस्थित होगा या तो स्त्री केसर उपस्थित होगा। तो ऐसी अवस्था में जो आपका पुष्प होगा वो एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हो तरबूज, पपीता आदि में कैसे होते हैं जो पुष्प होते हैं इसके वो एक लिंगी होते हैं, या तो उस पर पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो एक लिंगी पुष्प के बारे में आप समझ ही होंगे, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे यदि हम लोग बात करें तो आपका होता है उभय लिंगी पुष्प। तो ये उभय लिंगी पुष्प क्या होता है आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि एक लिंगी पुष्प में क्या हो रहा था, एक लिंगी पुष्प में ये आपका हो रहा था कि जब पुष्प में या तो पुंकेसर पाया जाएगा या तो स्त्री केसर पाया जाएगा, यानी कि दोनों में से एक ही पाया जाएगा, तो वो आपका एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। लेकिन उभय लिंगी पुष्प में ऐसा नहीं होता है। उभय लिंगी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे उभय लिंगी पुष्प कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में गुड़हल, सरसों आदि में क्या होता है, इसमें आपका नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसे उभय लिंगी पुष्प बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ये जो आपका पादपों में लैंगिकता होता है यह आपका समाप्त हो चुका है। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिकता के बारे में। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारी बारी है जंतुओं में लैंगिकता को समझने की, क्योंकि पिछले पेज पर हम लोगों ने पादपों में लैंगिकता को समझ लिया है। अब हम लोग जंतुओं में लैंगिकता को समझेंगे। तो उसमें आपको दो प्रकार समझना होता है। पहला प्रकार आपका होता है द्विलिंगी जंतु और दूसरा प्रकार आपका होता है एक लिंगी जंतु। तो ये आपका द्विलिंगी जंतु क्या होता है, एक लिंगी जंतु क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक ही जंतु के शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है तो उन्हें हम लोग द्विलिंगी जंतु कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक ही जंतु के शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे द्विलिंगी जंतु बोलेंगे। उदाहरण के रूप में जोंक, केचुआ आदि कैसे हैं आपके द्विलिंगी जंतु हैं। और वहीं पर यदि हम लोग एक लिंगी जंतु की बात करेंगे तो यदि अलग अलग शरीर में नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो उन्हें हम लोग एक लिंगी कह सकते हैं कि जंतु बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण में आप लोग मनुष्य देख सकते हो, बिल्ली देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि मनुष्य में क्या होता है नर और मादा आपके दो प्रकार के जंतु होते हैं, जिनमें नर में जो आपका होता है उसमें आपका नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो कि जो मनुष्य होता है वो आपका एक लिंगी जंतु होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने द्विलिंगी जंतु और एक लिंगी जंतु के बारे में समझ लिया है। कोई भी समस्या आपको होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग समझने वाले हैं लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि लैंगिक जनन के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं या लैंगिक जनन से क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसे अब हम लोग को समझना है। क्योंकि लैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग आपका होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि निषेचन से पहले की जो घटनाएं होती हैं उसे हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। दूसरा इसमें प्रकार आपका होता है निषेचन, और तीसरा आपका होता है निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद की घटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसे हम लोग निषेचन पश्च घटनाएं बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन से पहले हम क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोग को यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें निषेचन पूर्व घटनाओं में, तो सबसे पहले जो भी आपका नर होगा या मादा होगा उसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि युग्मक जनन होगा। तो वो आपका निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत आता है। सबसे पहले क्या होगा, युग्मक जब बन जाएगा तो जैसे मान लीजिए नर है तो नर में नर युग्मक बन चुका है, मादा में मादा युग्मक बन चुका है, दोनों में क्या हो गया, युग्मक का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, निषेचन पूर्व घटनाओं में आ गया। उसके बाद में फिर जब नर और मादा में दोनों में युग्मक बन गया है, अब उन दोनों को समीप लाना, यानी कि नर का युग्मक और मादा का युग्मक जब हम लोग आपस में मिलाओगे तभी तो निषेचन होगा। तो उसको समीप लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में आपकी 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहला होता है युग्मक जनन, यानी कि युग्मक का निर्माण, और दूसरा होता है आपका युग्मक का स्थानांतरण, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक को समीप लाना, या कह सकते हैं कि एक दूसरे से समीप इकट्ठा करना, उसको हम लोग युग्मक स्थानांतरण बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 घटनाएं होती हैं मेन जो आपको समझना होता है। वहीं पर यदि हम लोग बात कर लेंगे युग्मक जनन में, तो युग्मक जनन में आप बता सकते हो जैसे यदि पादपों में लैंगिक जनन हो रहा है तो पादपों में एक युग्मक जनन होगा, यदि जंतुओं में लैंगिक जनन हो रहा है तो आपका जंतुओं में लैंगिक जनन होगा। तो इस प्रकार से निषेचन पूर्व घटनाओं में आपकी 2 घटनाएं होती हैं। पहला आपका होता है युग्मक जनन, यानी कि युग्मक का निर्माण, और दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक को समीप लाना ही आपका युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। हर एक टॉपिक पे मैं पूरा कह सकते हैं कि परिभाषा को लिख लिख के आपको बता दे दूंगा ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जो आपकी लैंगिक जनन की पहली घटना है वो समाप्त हो चुकी है। दूसरी घटना की बात करें जो आपका होता है निषेचन। तो निषेचन आपका 2 प्रकार से होता है, एक होता है आपका बाह्य निषेचन और एक आपका होता है आंतरिक निषेचन। तो इसे आप लोग नोट करते हो चलिए, आगे हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या हो गया, निषेचन कैसे होता है। सबसे पहले क्या हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हुआ जिसे हम लोग युग्मक जनन बोलते हैं। फिर क्या हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक का स्थानांतरण हुआ जिससे एक दूसरे से समीप आए। जब एक दूसरे से मिले यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले तो क्या हुआ, निषेचन हुआ, ठीक है। अब निषेचन के बाद क्या होता है, यानी कि निषेचन के बाद की क्या घटनाएं होती हैं उसको समझिए। तो तीसरा जो प्रकार इसमें होता है लैंगिक जनन की घटनाओं में आपका होता है निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद की होने वाली घटनाएं क्या होती हैं उसे समझिए। तो निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, फिर आपका भ्रूणोद्भव होता है, ठीक है। तो भ्रूणोद्भव जो होता है, यदि हम लोग पादपों में बात करेंगे तो पादपों में भ्रूणोद्भव होगा, और यदि हम लोग बात करेंगे जंतुओं में तो जंतुओं में आपका भ्रूणोद्भव होगा, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, अंडज और जरायुज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपका जो कह सकते हैं लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं इस प्रकार से आपकी होती हैं। तो इसे जो आपका एक फिगर है इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।